लांस क्रॉसबी 5 सीजन तक येलोस्टोन नेशनल पार्क में काम करते और वहीं रहते रहे। उनकी मुलाजमत मेडकोर नामी कंपनी के साथ थी, जो पार्क के अंदर 3 इमरजेंसी मेडिकल क्लिनिक्स चलाती हैं। ये क्लिनिक्स पार्क में आने वाले सयाहों और अमले को तिब्बी सहूलत फराहम करते हैं। इन मराकज में शदीद चोट या जानलेवा जख्मी अफराद को इब्तिदाई तौर पर मुस्तहकम करने की सहूलत मौजूद होती है, इससे पहले कि उन्हें किसी बड़े अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ऐसे माहौल में काम करना निहायत सनसनीखेज था, क्योंकि हर दिन ये मालूम नहीं होता था कि किस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। लांस गर्मियों के मौसम में लेक मेडिकल क्लिनिक में बतौर मौसमी मुलाजिम काम करते थे और तिब्बी तरबियत भी रखते थे। उन्हें रीछों में खास दिलचस्पी थी और फारिग वक्त में वो पैदल सफर यानी हाइकिंग और येलोस्टोन की जंगली फितरत को दरियाफ्त करने का शौक रखते थे। 7 अगस्त 2015 को 63 साला लांस अपने पसंदीदा मकाम एलिफेंट बैक माउंटेन ट्रेल की तरफ रवाना हुए, जो लेक विलेज के करीब वाक़ है। ये सफर अमूमन 2 से 3 घंटे लेता है और घने लाजपोल जंगलात से गुजरता हुआ एक चोटी तक जाता है, जहां से येलोस्टोन झील का शानदार मंजर नजर आता है। ये वो नजारा था जिसे लांस हमेशा पसंद करते थे। मगर उस बदनसीब दिन लांस ने पार्क के चंद बुनियादी उसूल तोड़ दिए। वो अकेले हाइक कर रहे थे, उनके पास बेयर स्प्रे नहीं था और हंगामी सूरत हाल के लिए मोबाइल फोन भी साथ नहीं रखा था। वो अक्सर कहते थे कि बेयर स्प्रे साथ रखने से इंसान लापरवाह हो जाता है, इसलिए वो इसे बतौर हिफाजती जरिया इस्तेमाल नहीं करते थे। इसके बजाय वो हमेशा चौकन्ना रहने, अपने हवास और इलाके के इल्म पर भरोसा करते थे, ताकि अचानक रीछ से सामना होने की सूरत में खुद को बचा सकें। बदकिस्मती से ये हिकमत अमली इस बार काम ना आई और ये भी वाजे नहीं कि अगर वो बेयर स्प्रे साथ रखते तो भी उनकी जान बच पाती या नहीं, क्योंकि ये हमला निहायत नायाब और गैर मामूली नौइयत का था। जब वो बल खाती पगडंडी पर ऊपर की तरफ जा रहे थे तो किसी की नजरें उन पर जमी हुई थीं। ये एक मादा ग्रिजली रीछ थी, जिसके साथ उसके 2 कम उम्र बच्चे थे। वो शिकार की तलाश में थी और अकेले हाइकर को शिकार समझ बैठी। लॉन्स को जरा भी इल्म न था कि दरख्तों के पीछे छुपकर उसका पीछा किया जा रहा था। मादा रीछ ट्रेल के करीब आई, फिर दरख्तों के बीच से शॉर्टकट लेने का फैसला किया। लांस रास्ते से हटकर मजीद ऊपर की जानिब चढ़ने लगे। रीछ मकसदी अंदाज में जमीन पर चलती हुई उसके करीब आती गई। जब लांस ने सांस लेने के लिए तवक्कुफ किया और पीछे देखा तो रीछ और उसके बच्चे झाड़ियों में छुपे हुए थे, बिल्कुल खामोश। जैसे ही लांस ने दोबारा ऊपर बढ़ना शुरू किया, रीछ खामोशी से उसके पीछे चलती रही। उसके कदमों की आहट तक सुनाई न दी। उसके बच्चे चंद कदम पीछे थे। जब लांस ट्रेल से तकरीबन 1/3 मील दूर था, रीछ उससे चंद गज के फासले पर आ चुकी थी, मगर तजुर्बेकार हाइकर को अब भी उसकी मौजूदगी का एहसास न हुआ। अचानक रीछ ने झपट कर पीछे से हमला किया। ये एक मुकम्मल शिकारी हमला था। लांस फौरन जमीन पर गिर पड़ा। मादा रीछ का वजन तकरीबन 259 पाउंड या 117 किलोग्राम था। उसका वजन ही लांस को काबू में करने के लिए काफी था, मगर इसके बावजूद उसने मुजाहमत की। वो रीछ की खौफनाक गुर्राहट सुन सकता था। उसने उसे धकेलने की कोशिश की, मगर रीछ ने अपने बड़े पंजों से वार किया। उसके लंबे नाखून उसके बाजुओं को चीरते चले गए। फिर मोहलिक वार आया। चंद ही लम्हों में रीछ ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को जबड़ों में जकड़ लिया और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। रीछ ने उसे जमीन से उठाकर जोर से झटका, जिससे नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। लांस ने ताकतवर दांतों का दबाव महसूस किया, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो फौरन हलाक हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हो चुकी थी। रीछ ने अपने शिकार को तेजी से काबू में किया और जद्दोजहद खत्म हो गई। उसने लाश से गोश्त खाना शुरू किया और अपने बच्चों को भी बुलाया। लांस किसी शिकारी हमले के लिए तैयार नहीं था और सच ये है कि बालिग ग्रिजली रीछ के मुनज़्ज़म शिकार के खिलाफ इंसान के पास करने को बहुत कम होता है। खाने के बाद रीछ ने लाश को छुपाने की कोशिश की। इर्द गिर्द की घास और पौधों से ढांप दिया ताकि बाद में वापस आकर दोबारा खा सके। चूंकि बच्चों ने भी ये सब देखा और हिस्सा लिया, इसलिए वो भी आवाम के लिए खतरा बन सकते थे। जब अगली सुबह लॉन्स काम पर न पहुंचा तो उसके साथियों ने खतरे की इत्तलाह दी। पार्क रेंजर्स को उसके पसंदीदा हाइकिंग मकाम के बारे में बताया गया। चूंकि एलिफेंट बैक ट्रेल एक मशहूर रास्ता है, इसलिए तलाश शुरू की गई। एक रेंजर ने उसकी लाश दरियाफ्त की। शवाहिद से पता चला कि हमला बहुत तेजी से हुआ। कोई तवील जद्दोजहद नहीं हुई। लाश को घसीटा नहीं गया था। उसकी टोपी उसके सर से सिर्फ 3 फुट के फासले पर मिली। बाजुओं पर दिफाई जख्म थे जो मुजाहिमत की निशानी थे, मगर मौत की वजह शदीद जिस्मानी सदमा थी। पोस्टमार्टम में मालूम हुआ कि रीछ ने उसे पकड़कर जोर से झंझोड़ा, जिससे दिमागी तना मुतासिर हुआ और दिल फौरन बंद हो गया। तहकीकात रीछ तक जा पहुंची।
मादा रीछ और उसके बच्चे करीब ही पाए गए। फैसला किया गया कि मादा रीछ को हलाक किया जाए, क्योंकि ये दिफाई हमला नहीं बल्कि शिकारी हमला था, जिसका मतलब है कि वो इंसानों को खुराक समझने लगी थी। पार्क में अवाम की हिफाजत मुमकिन न थी जब तक वो जिंदा रहती। बच्चों को भी पार्क में नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए उन्हें टोलीडो चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया। आदादोशुमार के मुताबिक ज्यादातर लोग हिफाजती उसूलों पर अमल नहीं करते, हालांकि बेयर स्प्रे रखना और कम से कम 3 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप में हाइक करना बुनियादी एहतियाती तदाबीर हैं। हर साल तकरीबन 30 लाख अफराद येलोस्टोन आते हैं। ग्रिजली रीछ से जख्मी होने का इम्कान तकरीबन 27 लाख में 1 है। मुनासिब एहतियात के साथ येलोस्टोन का सफर उमूमन महफूज और खुशगवार रहता है, बशर्ते कि आप इसे अपनी खौफनाक आखिरी मंजिल न बनने दें।